वेलकम टू व्यूज़ एंड रियलिटी चैनल। दौरे जदीद का कोई भी लिटरेट शख्स ऐसा नहीं होगा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से वाकिफ़ ना हो। इल्मी मैदान में इन्होंने बेशुमार खिदमात सरअंजाम दी, फिर चाहे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट हो, इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² हो, ब्रोनियन मोशन हो या क्वांटम मैकेनिक्स या मज़ीद कई और ब्रांचेज़ हों। इनकी डेडिकेशन हमेशा मिसाली रही है। मशहूर ज़माना थ्योरेटिकल फिज़िसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी में पैदा हुए, जो कि उस वक्त जर्मन एम्पायर कहलाया जाता था। आइंस्टाइन एक ज्यू फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। बचपन में उस वक्त की प्रिवेलिंग स्कूलिंग सिस्टम से काफ़ी कंफ्यूज रहे, इसीलिए टीचर्स ने इन्हें साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल कंसिडर करना शुरू कर दिया और इनकी वालदा को बार बार स्कूल बुलाकर आइंस्टाइन को किसी स्पेशल बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाने का कहते रहते। लेकिन इनकी वालदा चूँकि खुद भी एक टीचर थी, सो उन्होंने जल्दी ये अंदाज़ा लगा लिया कि इनका बेटा ना तो साइकोलॉजिकली वीक है और ना ही नॉलेज और स्टडी से दूर भागने वाला, बल्कि ये तो कीन नॉलेज सीकर है, जिसे नाइस एंड प्रोफेशनल फैक्ट्री एम्प्लॉई कैसे बनना है इससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। तो उन्होंने अपने बेटे को खुद ही पढ़ाना भी शुरू कर दिया और ये फाइंड आउट किया कि ये बच्चा अपने से कई ज़्यादा बड़े लेवल के मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा आइंस्टाइन ने बचपन में ही वायलिन भी बजाना सीख लिया था। म्यूज़िक से गहरा लगाव था। यही वजह है कि आइंस्टाइन ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर मैं साइंटिस्ट ना होता तो एक म्यूजिशियन होता। इन्हें बचपन में बोलने में काफ़ी दिक्कत पेश आती थी, जिसकी एक वजह इनकी फैमिली डिस्टर्बेंस भी थी। जब आइंस्टाइन 5 साल के थे तब इनके फादर ने इन्हें एक कंपास दिया। कंपास के मैकेनिज्म से बेहद मुतासिर हुए और अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड की पहेलियां सुलझाने में सर्फ किया। कुछ रिसर्चर्स का ये भी ख्याल है कि आइंस्टाइन बचपन में ऑटिज़म का शिकार रहे थे, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि आइंस्टाइन ने सिर्फ 15 साल की उम्र में कैलकुलस में उबूर हासिल कर लिया था, बल्कि आइंस्टाइन के अपने मुताबिक वो अलजेब्रा और ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स खुद बगैर किसी टीचर के सॉल्व कर दिया करते थे। जबकि आइंस्टाइन छोटी उम्र से ही सर आइजैक न्यूटन और जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर से काफ़ी मुतासिर थे। आइंस्टाइन ने अपने एजुकेशनल करियर की शुरुआत म्यूनिख से की। प्राइमरी लेवल में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स फेस की, लेकिन सेकेंडरी लेवल तक आइंस्टाइन साइंस और मैथमेटिक्स में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन चुके थे। सन 1900 में फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड से अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। 26 साल की उम्र में अपने मशहूर ज़माना साइंटिफिक पेपर्स कंप्लीट करके डॉक्टरेट की डिग्री बर्न स्विट्ज़रलैंड से हासिल की। आइंस्टाइन के इन डॉक्टरल पेपर्स ने आगे चलकर साइंटिफिक दुनिया में तहलका मचा दिया। ये पेपर्स मेनली थर्मोडायनामिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स और ब्रोनियन मोशन से रिलेटेड थे। इन पेपर की कुल तादाद 4 थी। जर्मनी के अलावा आइंस्टाइन के पास स्विट्ज़रलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की भी सिटीज़नशिप थी। आइंस्टाइन को कई अवार्ड्स से भी नवाजा गया, जिनमें नुमाया फिज़िक्स में नोबल प्राइज़ अवार्ड है, जो इन्हें 1921 में इनायत किया गया। ये अवार्ड इन्हें ख़ास तौर पर लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स की दरियाफ्त पर दिया गया। यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ E इज़ इक्वल टू mc²। इक्वेशन E इज़ इक्वल टू mc² आम नज़रिए के बरक्स ये नहीं बताती कि एनर्जी और मास बराबर हैं, बल्कि ये इक्वेशन सिर्फ ये कहती है कि सिर्फ चीज़ में मौजूद एनर्जी इसके मास में इजाफे की सूरत में नज़र आती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एनर्जी की एक फॉर्म को
दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। इस फिनोमेना को आसानी से समझने के लिए ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 3 मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं जिनके अपने अपने मासेस हमें मालूम हो। अब अगर हम इन 3 पार्टिकल्स को मिलाकर एक चीज़ बनाएं और इसका मास देखें और इन तीनों पार्टिकल्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करके इनका मास देखें, तो दोनों बार लाजमी नहीं है कि हमारे पास टोटल मास एक ही आए। मतलब ये कि इस मजमूए का टोटल मास ना सिर्फ इन 3 पार्टिकल्स के इंडिविजुअल मास पर डिपेंड करता है, बल्कि मास, इनकी अरेंजमेंट और इनकी इस मजमूए के अंदर मौजूद मोशन पर भी डिपेंड करता है। ये अरेंजमेंट और मोशन मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ एनर्जी रखते हैं और सिर्फ मुख्तलिफ एनर्जी की वजह से इनके मास मुख्तलिफ हो जाते हैं। नाउ लेट अस ब्रीफली एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट 2 अहम बातों पर मुश्तमिल है। पहला ये कि कुदरत के कवानीन हर इनर्शियल ऑब्जर्वर यानी कांस्टेंट रफ्तार से चलने वाले हर शख्स के लिए एक जैसे होते हैं, और दूसरा ये कि रोशनी की रफ्तार ऐसे हर शख्स के लिए एक जैसी होती है। इस दूसरी बात का मतलब ये है कि आम चीज़ों की तरह रोशनी की स्पीड अपने सोर्स या ऑब्जर्वर के चलने की वजह से बदलती नहीं है, बल्कि इसके कांस्टेंट रहते हुए बाकी चीज़ें जैसे कि वक्त की रफ्तार बदल जाती है। आइंस्टाइन ने इस नतीजे तक पहुंचने के लिए स्पेस और टाइम का आपसी ताल्लुक फॉर्मुलेट किया था। स्पेस टाइम की इस थ्योरी को, जिसके नतीजे में वक्त की रफ्तार और चीज़ों की लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो जाती है, हम इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नज़रियाए खुसूसी इजाफियत कहते हैं। जबकि इस थ्योरी में अगर ग्रेविटी के असरात डाल दिए जाएं तो इसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी नज़रियाए उमूमी इजाफियत कहा जाता है। आइंस्टाइन के एक और रिमार्केबल वर्क यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को यहाँ एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट असल में क्या है? जब रोशनी किसी मेटल पर डाली जाती है तो इस मेटल की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कहलाता है। रोशनी को वेव तस्वुर करने वालों का ये कहना था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोशनी की वेव मेटल के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है तो इस वाइब्रेशन की वजह से मेटल के पार्टिकल्स रफ्ता रफ्ता एक्साइट होकर सतह से बाहर आ जाते हैं। मगर अगर ये सच होता तो हर किस्म यानी मुख्तलिफ एनर्जी रखने वाली रोशनी से इंटरेक्शन के नतीजे में ये होना चाहिए, मगर दर हकीकत किसी मेटल से इन पार्टिकल्स के निकलने के लिए ज़रूरी है कि हर ख़ास एनर्जी रखने वाले या इससे ज़्यादा एनर्जी वाली रोशनी इस पर डाली जाए। इस मामले को हल करने के लिए आइंस्टाइन ने ये तजवीज़ किया कि रोशनी पार्टिकल्स ही से बनी हुई है और इसी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट सिर्फ तभी देखा जा सकता है जब एक ख़ास एनर्जी या इससे ज़्यादा एनर्जी वाली रोशनी मेटल पर डाली जाए। वो इसलिए कि मेटल पार्टिकल्स को सतह से निकालने के लिए इन्हें इतनी एनर्जी फराहम करना ज़रूरी है कि वो इस फोर्स को ओवरकम कर सकें जो इन्हें मेटल में जोड़े रखती है। तो जब इस एनर्जी या इससे ज़्यादा की रोशनी के पार्टिकल्स इनसे टकरा कर अपनी एनर्जी इन्हें दे दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने रोशनी के बैक वक्त वेव और पार्टिकल्स दोनों होने की थ्योरी भी तजवीज़ की थी। थ्योरेटिकल फिज़िक्स में इनके चंद मगर अहम तरीन कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने के बाद हम इनकी ज़िंदगी के मज़ीद कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। 1914 में आइंस्टाइन बर्लिन मुंतकिल हो गए, जहां वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उस्ताद की हैसियत से पढ़ाते रहे। सन 1933 में जर्मनी पर एडोल्फ हिटलर की सरबराही में नाज़ी गवर्नमेंट कायम हो चुकी थी। चूँकि हिटलर पहली जंग अज़ीम में
जर्मनी की शिकस्त का जिम्मेदार यहूदियों को समझता था। इसीलिए इक़्तिदार में आने के बाद हिटलर ने यहूदियों से रिलेटेड अपनी सोच को अमली जामा पहनाया। आइंस्टाइन ने नाजीज की इन पॉलिसीज की मुखालफत की और आखिरकार अमेरिका शिफ्ट हो गए, जहां इन्हें 1940 में अमेरिकी सिटीजनशिप दे दी गई। आइंस्टाइन के हवाले से ये भी मशहूर है कि इसने अमेरिका के न्यूक्लियर पावर बनने में अपना किरदार अदा किया था, लेकिन आइंस्टाइन ने कभी इस बात की तस्दीक नहीं की। लेकिन ये बात बहरहाल हकीकत है कि आइंस्टाइन ने उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर के जरिए जर्मन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के बारे में खबरदार जरूर कर दिया था। साइंसी मैदान के साथ साथ आइंस्टाइन सोशल मामलात में भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते थे। दुनिया का ये अजीम साइंसदान अप्रैल 1955 में 76 बरस की ज़िंदगी जीने के बाद प्रिंसटन न्यू जर्सी में इंतकाल कर गया। लेकिन साइंसी दुनिया में ख़ास तौर पर थ्योरेटिकल फिज़िक्स में वो अमली कारनामे सर अंजाम दे गया कि आने वाले कई अरसे तक साइंस के तालिबे इल्म इनकी फैलाई हुई इल्मी रोशनी से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहेंगे। और आखिर में हम आइंस्टाइन के एक मशहूर कोट पर अपने टॉपिक का इख्तिताम करेंगे। ये कोटेशन पढ़ने में और सुनने में तो काफ़ी आसान लगती है, लेकिन ये सुकरात समेत माजी के कई अजीम फिलोसोफर्स के फ़लसफ़े का सेंट्रल पॉइंट रहा है और ये बात हज़ारों सालों से इसी तरह चली आ रही है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। तो इसी बात के साथ हम अपने इस टॉपिक का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।